हमने कहा कि मोल है क्या, हमने जाते वक्त हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, बस उसको कोरिलेट कर दे। हमने कहा था मोल क्या है, मोल एक काउंटिंग यूनिट है। काउंटिंग यूनिट यूज करने के लिए यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ केमिकल के अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए हम जिस यूनिट का प्रयोग करेंगे वही काउंटिंग यूनिट हमारा क्या है, मोल है। हमने कहा था कि जैसे एक डजन जो होता है वो 12 पार्टिकल के बराबर होता है, जैसे वन सेंचुरी की बात कर लो तो ये 100 पार्टिकल के बराबर होता है। ठीक उसी तरह से, मतलब हर का एक काउंटिंग यूनिट की बात हम कर रहे हैं, उसी तरह से 1 मोल जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल के बराबर होता है। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल के बराबर होता है। क्लियर है? और इसी को, ये जो नंबर हमको दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि इसको खोजा कौन था, एवोगैड्रो बताया था कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का केमिकल का लिया जाएगा तो वो हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल के बराबर होगा, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे। इतना बात समझ में आ रहा है? 1 मोल कोई भी सब्सटेंस, 1 मोल वाटर, 1 मोल सोडियम, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल का मतलब है कि उसके अंदर हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल ही होगा। समझ में आ रहा है? 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का इतने पार्टिकल के बराबर होता है। यहां तक बात हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। हमने कहा था ये हमारे केमिकल्स की बात कर लो तो बेसिकली ये केमिकल हमारे कौन थे, तो हमने कहा या तो ये हमारे एटम होंगे, या ये हमारे कौन हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, या तो ये हमारे कौन हो सकते हैं, ये हमारे कंपाउंड हो सकते हैं, या ये हमारे क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो एटम, एलिमेंट, कंपाउंड और आयन, सिंपल एक लाइन में बोले तो एटम, एलिमेंट, कंपाउंड और आयंस के क्वांटिटी को एस्टिमेट करने के लिए, उनके अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिस यूनिट का प्रयोग करते हैं उसी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसे ही जस्ट यूनिटरी मेथड को यूज करने के लिए, और हमने 2 क्वेश्चंस पिछले क्लास में कराए थे, तो आशा करते हैं कि इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर? अब हम 1 बाय 1 सबके लिए मोल कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो पहला शुरुआत हम करते हैं किससे, मोल कैलकुलेशन फॉर एटम्स। तो हेडिंग डाल देंगे मोल कैलकुलेशन फॉर एटम। जो लोग पिछले क्लास में नहीं थे, जो आज पहला क्लास कर रहे हैं, वो इतना पॉइंट, इतना बात लिख लेंगे, इतना ही जरूरत का चीज है। इतना अगर दिमाग में है तो इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। मोल कैलकुलेशन फॉर एटम, हेडिंग डाल देंगे मोल कैलकुलेशन फॉर एटम। मोल, जो लोग पिछले क्लास में नहीं थे वो इतना बात जरूर मेंशन करेंगे कि मोल क्या है, एक काउंटिंग यूनिट है जो कि जिसका यूज हम लोग करते हैं, यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ केमिकल। एटम, एलिमेंट, कंपाउंड और आयंस के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। चलो अब आ जाओ, मोल कैलकुलेशन हम करने वाले हैं किसके लिए, एटम के लिए। याद करो हम बताए थे, कोई भी एक एटम जानते भी हैं, कोई एटम को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसके साथ साथ इसके लिए हमारे पास क्या होता है, 2 नंबर होता है। एक उसका एटॉमिक नंबर होता है, ये हम लोग डिस्कस किया, ये जानते हैं बेसिकली, ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं। परमाणु संख्या
और एटॉमिक मास या मास नंबर जिसको हम बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो हर एलिमेंट, हर एटम जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक मास और सर्टेन एटॉमिक मास एंड सर्टेन एटॉमिक नंबर। ये तो हम जानते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सब 7 8 से ही पढ़ते आ रहा है सब, कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होगा और एक एटॉमिक मास होगा उसका। बात ये जानते हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए एक छोटा सा केवल रिकॉल कर दें। एटम के अंदर उससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ई माइनस से। इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूट्रॉन होते हैं। एटम के पास 3 पार्टिकल होता है, मतलब एटम के अंदर उससे भी छोटे पार्टिकल 3 गो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये सारी बातें तुम ऑलरेडी जानते हो, इसमें कुछ खास बातें नहीं है। एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 नंबर है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एटम के अंदर 3 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। हम जानते हैं किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर के होती है। तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर अगर काउंट करना है तो वो भी हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा, यहीं पे अगर हमने फास्फोरस 1531 लिख दिया तो पी, ये सिंबल है किसका, फास्फोरस का। ये सिंबल, ये कौन सा एलिमेंट है, ये फास्फोरस एटम है, फास्फोरस का, ये फास्फोरस का एटम है हमारा। फास्फोरस है। फास्फोरस की बात करो तो नीचे, ऊपर, नीचे कौन हो गया, एटॉमिक नंबर ऊपर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर, प्रोटॉन की संख्या भी किसके बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर, मतलब ये कितना होता है, 16 होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो अभी जस्ट आगे क्वेश्चन बनाने में हम अप्रोच करने वाले हैं। तो बातें आई हैं तो मैंने एक बात शुरुआत के लिए मेंशन कर दिया कि हर एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 नंबर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटम के अंदर उससे भी छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर होती है। क्लियर है बात, इतना जानते हैं हम। चलो, इसको जो लोग नहीं थे वो केवल लिख लेंगे, आगे जस्ट हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जब बात करोगे, जब हम एटॉमिक, मतलब एटम के लिए मोल कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो इसके पहले एक बात हमको और जानना चाहिए। जब हम बात करते हैं अपने एटॉमिक, ये अपने पीरियोडिक टेबल की बात कर लोगे, तो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट कुछ जो एलिमेंट्स हमारे हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर तुम उस एलिमेंट को ऑब्जर्व करते हो तो तुमको एक डिफरेंस दिखेगा। जैसे हमने कहा कि हर एटम का, जैसे हाइड्रोजन ही है, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। लेकिन जब हम देखते हैं इसके एटॉमिक मास को,
तो गौर करोगे तो वहां लिखा रहेगा 1.079 या 1.008 लिखा रहता है, 1.0079 या 1.008 लिखा रहता है। इसी तरह से जब तुम हीलियम को देखोगे तो हीलियम का कहां पे पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर जो हमारे पास क्या है वो आवर्त सारणी जो हमारा होता है पीरियोडिक टेबल, तो जब तुम पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करोगे तो पीरियोडिक टेबल में समझ रहे पीरियोडिक टेबल मिला भी होगा यहाँ से भी तुमको, तुम जिनको नहीं मिला होगा ऑफिस में जाके मांगोगे वो बड़ा वाला पीरियोडिक टेबल तुमको दे देगा लोग। पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास है उस पीरियोडिक टेबल में अगर तुम गौर करो तो सारे एलिमेंट को अरेंज किए गए हैं। अगर उसमें से किसी एलिमेंट को तुम देखेगा तो गौर करके देखेगा तो उसमें जैसे हाइड्रोजन ही है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 और एटॉमिक मास वहां पे तुमको मिलेगा 1.008। जब तुम हीलियम की बात करेगा तो एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास इसका दिखेगा तुमको 4 पॉइंट्स, ये हमारे पास जो होगा ये 4.24 के आसपास तुमको यहाँ दिखेगा। यही तुम लिथियम की बात कर लेगा तो लिथियम में जाएगा तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास जो 6.94 के आसपास तुमको दिखेगा। तो अब एक बात तुमको समझने की, ये कहां बता रहे तुमको पीरियोडिक टेबल में, तो ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है। तो अब अगर तुम यहां से चलता तो इलेक्ट्रॉन कितना होता 1, प्रोटॉन कितना 1, न्यूट्रॉन निकालेगा तो कितना 1.008 माइनस 1 0.008 आता। यहां से चलेगा तो इलेक्ट्रॉन कितना 2 एटॉमिक नंबर के बराबर, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, न्यूट्रॉन कितना 4.24 माइनस 2 कितना 2.24। ये ना होना चाहिए था यहाँ पे अगर जाएगा, लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है सबसे छोटा पार्टिकल है। अब उससे छोटा भी हो सकता है, तो जब छोटा नहीं हो सकता है तो आधा वाधा होगा नहीं ना, तो फ्रैक्शन में कभी हो सकता है। एटॉमिक नंबर कभी भी फ्रैक्शन में हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये हमारा जो है न्यूट्रॉन का नंबर अगर देखेगा तो सब में डेसिमल में आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तुम यहां निकालने जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3, प्रोटॉन कितना हो गया 3, न्यूट्रॉन निकालेगा 6.94 माइनस 3 कितना 3.94। कभी होगा ये कभी फ्रैक्शन में हो सकता है 1 2 3 4 5 6 नंबर में हो सकता है, वो आधा आधा हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनसे छोटे ये नहीं हो सकते। जब छोटा नहीं होगा तो वो कभी डेसिमल में हो सकता है नहीं। इसका मतलब ये है कि जो पीरियोडिक टेबल में हमको एटॉमिक मास दिखता है उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। कि मेरे बात समझ में आ रहा है, हम तुमको क्या बता रहे हैं। हमको होना चाहिए था जैसे लिथियम है तो 3 6 होता तो चलेगा, क्यों चलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन 3 और न्यूट्रॉन हम निकालने जाएंगे तो 6 माइनस 3 ये भी 3 हो सकता है, तो 3 हो सकता है, क्यों होल नंबर में हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता फ्रैक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबसे छोटे पार्टिकल है, जो छोटा होगा आधा करेगा तब ना 0.5 होगा, 1/3 करेगा तो 0.33 होगा। अरे समझ रहा है बात, 1/4 करेगा आधा 4 भाग में बांट दिया इलेक्ट्रॉन के तो 0.25 होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहीं टूटबे नहीं करेगा, तो आधा आधा हो सकता है नहीं, तो उसको होना किसमें चाहिए था 1 2 3 4 मतलब न्यूमेरिक वैल्यू जो हो गए वो स्टैंडर्ड न्यूमेरिक वैल्यूज में उनको होना चाहिए था। तो अगर ऐसा नहीं है, हम देख पा रहे हैं, हम अपने पीरियोडिक टेबल से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये जो मास है वो ऐसे ऐसे आ रहे हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल से चलते हैं तो अगर हम इसको पीरियोडिक टेबल से चलते हैं तो हमको इस तरह से वैल्यूज आ रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो फिर बात आएगा कि तो सर ये यहाँ पे एटॉमिक मास डेसिमल में क्यों होता है, समझ में आ रहा है। आखिर पीरियोडिक टेबल में
जो हमारा आवर्त सारणी है उसमें एटम्स एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को, उसके मास नंबर को फ्रैक्शन में क्यों लिखा जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंट चीज ये है जो हम लोग प्रीवियसली डिस्कस किए हुए हैं कि हमने कहा था, याद करो, एक टर्म हम डिस्कस किए थे आइसोटोप्स। एक टर्म हम लोग डिस्कस किए थे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसको बोले थे? इसको हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। ये जो हमारे हैं आइसोटोप्स, वैसे एटम्स होंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। और तो सुनना, वैसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। ठीक है, मतलब ये कौन होते हैं? तो टू और मोर एटम्स, वैसे टू और मोर एटम्स दैट having same atomic number but different atomic mass। एक ही एलिमेंट का टू और मोर एटम्स जो है उनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो हम कहेंगे आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। वो आइसोटोप्स होते हैं एक दूसरे के, आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के आइसोटोप्स होंगे। फिर से रिपीट कर दें, कहने का मतलब ये हुआ हर एलिमेंट का एक से ज्यादा आइसोटोप्स होता है। हर एलिमेंट का एक से ज्यादा आइसोटोप्स होता है। जैसे तुम बात करोगे हाइड्रोजन का ही, तो अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन का आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, देखो ये पीरियोडिक टेबल को अगर तुम ऑब्जर्व करेगा, थोड़ा सा एक आइडिया दे दे तुमको, तो देखो यहाँ पे कौन है? ये हाइड्रोजन है। टोटल आपने ये तुम लोग देखा भी होगा, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में अगर तुम जाओ तो अपने पास 118 एलिमेंट्स हैं टोटल। कितने? 118 एलिमेंट्स हैं। अब इस 118 एलिमेंट में जाएगा तो गौर करो तो हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है, दिख रहा है? तो हाइड्रोजन का जगह तो एक के गो ना है। बात समझा सबको? यहाँ पे तुम जगह देखेगा तो हाइड्रोजन को रखने का जगह तो अपने पास एक के गो है, हाइड्रोजन तो यही रह रहा है। अब मुश्किल ये है कि जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अगर तुम देख के चलेगा, ये तो यहाँ पे अगर हम लोग गौर कर रहे हैं, पहले हम यहाँ दिखा रहे, हाइड्रोजन के लिए जगह तो एक ही गो है। और अभी हमने एक वर्ड तुमको यूज करके बताया कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, समझो इसको। अगर हम यहां से कहें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, मतलब ये हो गया H11, H12, H13, 3 गो आइसोटोप्स मिलता है। इसको बोलते हैं प्रोटियम। ये हमारा है ड्यूटेरियम और ये हमारा है ट्राइटियम। समझना जो बता रहे हैं। अब हाइड्रोजन को समझो तो हाइड्रोजन के क्या आइसोटोप्स हैं? 3 गो। जब देखते हैं तो उसका सेम एटॉमिक नंबर के साथ 3 गो अलग अलग एटॉमिक मास वाला दिखता है। वो प्रश्न ये है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है ना, और हाइड्रोजन का पोजीशन एक के गो ना है। अब मुश्किल है कि यहाँ पे तुम किसको डालेगा? H11 को डालेगा कि H12 को डालेगा कि H13 को डालेगा? किसको डालेगा? अच्छा ठीक है, मान लो एगो माँ बाप का 3 गो बच्चा है। ठीक है, एक माँ बाप का 3 बच्चा है, एगो घर है उसके पास। तो जब माँ बाप मर जाएगा तो घर किसका होगा? पहले का बच्चा का। तो लाठा लाठी लाता लाठी सब हो जाएगा ना। सब कहेगा कि घर में हमरो हिस्सा बा, है ना? अरे है कि नहीं है?
कहे वो ओकरा में खचरा होगा तो कहेगा तिरछे तिरछी अपन बेड लगा देगा, कहेगा आप फरिया लो हम यही सुताम। अरे बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो एक ही माँ बाप का औलाद है तो उसको स्वाभाविक है, एक ही माँ बाप का औलाद है तो सबको इसमें जगह मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो एक के साथ अगर इंसाफ करेगा तो दूसरे के साथ ना इंसाफी ना हो जाएगा हो? तो ना इंसाफी तो करेंगे नहीं हम लोग अच्छे आदमी है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीन है। अब तीन है तो तीनों में से किसी एक के एटॉमिक मास को यहाँ रखना, बचे हुए दो के साथ नाइंसाफी होगी, नहीं होगी। तो इस कारण से हमको कुछ ऐसा करें हम कि सारे के एटॉमिक मास का, क्योंकि ये तीनों है एक ही, तीनों है एक ही। क्यों है? क्योंकि सारे का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन डिफरेंट आइसोटोप होने के कारण से उनका मास डिफर कर रहा है। तो इस कारण से यहाँ जो एलिमेंट जो बात करें, कोई भी एलिमेंट, मान लो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, हर एलिमेंट है, सारे जितने भी एलिमेंट तुमको मिलते जाएंगे, हर एलिमेंट का अपना अलग अलग आइसोटोप्स होगा। समझ में आ रहा है? और अगर सबका अलग अलग आइसोटोप्स होगा, सबके अगर अलग अलग आइसोटोप्स होंगे तो किसी एक का एटॉमिक मास वहां पुट नहीं कर सकते। हम वहां पुट क्या करेंगे? तो हम वहां पे एवरेज एटॉमिक मास डालेंगे। क्या करेंगे? इन तीनों का एवरेज निकाल लेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो तुमसे कोई पूछ दे कि पेरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास फ्रैक्शन में क्यों आता है? पेरियोडिक टेबल में जो हमारा एटॉमिक मास आया है, ये पेरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास डेसिमल में क्यों आया? तो क्या बोलोगे? कहोगे वो एटॉमिक मास नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हर एलिमेंट का एक से ज्यादा आइसोटोप्स होता है, तो किसी एक का वहां एटॉमिक मास लिख देना सही नहीं है। तो हम एक ही ऑप्शन है कि जितने भी एलिमेंट है, इस एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स है, सारे के एवरेज निकाल के हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ जो 1.008 है, तुमसे पूछे कोई कि 1.008 क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? बोलोगे वो एवरेज एटॉमिक मास है। समझ में आ रहा है? कहोगे वो एटॉमिक मास नहीं है, वो क्या है? तुमसे कोई पूछे कि ये हीलियम 4.24 क्या है, तो हम कहेंगे वो एवरेज एटॉमिक मास है। क्यों एवरेज है? क्योंकि हर एलिमेंट का एक से ज्यादा आइसोटोप्स होता है। समझ में आ रहा है? और किसी एक आइसोटोप्स के एटॉमिक मास को वहां रखना गड़बड़ चीज है। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो कहने का मतलब हम यही समझाए तुमको कि जो एटॉमिक मास जो हमने यूज किया है ये, तो यहाँ पे 3 आइसोटोप्स हैं इनके, तो किसी एक का एटॉमिक मास नहीं यूज कर सकते। तो यही बात हुई कि टू एक्सप्रेस, सिंपल समझो, ये इस एटम का एटॉमिक मास है, ये ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास है, और ये ट्राइटियम का एटॉमिक मास है। लेकिन जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का यहाँ क्या होगा? ये अब होगा एवरेज एटॉमिक मास, उसको बोलेंगे। उसको एटॉमिक मास नहीं कह के उसको बोलेंगे क्या हम? तो उसको हम बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास होगा। ये हमारा जो है ये एक्चुअल में एवरेज एटॉमिक मास होगा, एवरेज एटॉमिक मास होगा। सबको बात समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? तो अब एवरेज एटॉमिक मास यहाँ जो लिखा जाएगा, हमने जो लिख रखा है क्या, 1.008, ये एवरेज एटॉमिक मास है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक से ज्यादा आइसोटोप्स है। पहला लाइन समझ में आ गया? पेरियोडिक टेबल में जो भी मास दिया गया हो, हम कहेंगे वो एटॉमिक मास नहीं है, वो क्या है? वो एवरेज एटॉमिक मास है एलिमेंट का। याद रहेगा इतना बात सबको? चलो, क्या कि अगर ये लेना शुरू करेगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अगर तुम उसको एटॉमिक मास बना देगा तो आएगा कुछ और, ऐसे आएगा फ्रैक्शन में, डेसिमल में आएगा सब, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतना बात समझ में आ गया? चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। मतलब हमने कहा टू एक्सप्रेस, पहले हम बता दें फिर वहां आते हैं। टू एक्सप्रेस एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए कॉन्सेप्ट
concept of average atomic mass, concept of average atomic mass is used. एलिमेंट के एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास हम यूज करते हैं। तो ये क्या है एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, कैसे निकालेंगे, वो जो आया है डेसिबल में वो कैसे निकालेंगे, अब उसकी बात हम उसके आगे करेंगे। इतना बात सबको समझ में है। एक लाइन में दिमाग में बैठा लेना है, जो पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ मास है वो एटॉमिक मास नहीं है, अगर होता तो कुछ और होता। ये इसका न्यूट्रॉन की संख्या चेंज होती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब कहानी कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है। क्लियर है? तो इसको मेंशन करो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखोगे कि जो भी पीरियोडिक टेबल से हम एटॉमिक मास लाएंगे वो एटॉमिक मास एवरेज होगा। क्यों एवरेज होगा? क्योंकि हर एलिमेंट का एक से ज्यादा आइसोटोप होता है और हर आइसोटोप का अपना अलग अलग एटॉमिक मास होता है। तो किसी एलिमेंट के लिए किसी एक पर्टिकुलर एटम के एटॉमिक मास को रखना सही नहीं होगा। तो इस कारण से उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होंगे, उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होंगे, सारे आइसोटोप्स के एटॉमिक मास का एवरेज हम लोग निकाल लेंगे, वही हमारा एवरेज एटॉमिक मास होने वाला है। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? हम आ जाए। अब यहाँ एवरेज मतलब खुश नहीं हो जाएगा। एवरेज अभी एवरेज निकालने के लिए बोले क्या करेगा, सब क्या ऐसे एवरेज निकाल देता है। 1 2 3 गो है तो ये हो गया कितना 6/3, ये काट के 2। हाई देखिए सर, तो और गड़बड़ा गया। कहेगा एवरेज निकालता है, देखा 1 2 3 है तो 1 + 2 + 3 और बाई 3 गो है तो बाई 3 कर दिए ना, एवरेज निकालते हैं। अरे अभी तक हम एवरेज कैसे निकालते हैं? सम। अब भाई जितना सम किए उसको डिवाइड कर, टोटल से डिवाइड कर दे नंबर से, तो वो नहीं करेगा। ये केमिस्ट्री है, यहाँ वो सब नहीं चलता है। ठीक है, मैथ वाला काम यहाँ नहीं चलता है। ठीक है, देखो एवरेज निकालने का क्या तरीका होगा, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो चलो आप सब लोग लिख लियो ना। तो एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, इस बात को समझते हैं। तो देखो चलो गौर करो तो सब, यहाँ पे सुनना गौर। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं वो गौर करो। सिंपली ये तो एवरेज हम निकालने जाते हैं, तो एक टर्म हमारे पास, इसके पहले हम डिस्कस करेंगे। एक टर्म आता है रिलेटिव एबंडेंस, जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं। रिलेटिव एबंडेंस का क्या वर्ड हुआ, इसका मतलब समझो। जैसे कोई एलिमेंट कहीं पे प्राकृतिक रूप से पाया जा रहा है, प्राकृतिक रूप से पाया जा रहा है मतलब उसका नेचुरल अकरेंस है। हर एलिमेंट कहीं ना कहीं पाया जा रहा होगा। अब जहां पाया जा रहा है उसमें, वहां से उसके सैंपल को हम निकाल के बाहर लाए। फिर से रिपीट कर रहा है, जो एलिमेंट्स हमारे हैं, ज्यादातर एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हमारे नेचर में पाए जा रहे हैं, उनको हम निकाल के बाहर ले आए। जैसे हाइड्रोजन कहीं पाया जा रहा था या कार्बन कहीं पाया जा रहा था, कार्बन कोयला का जो खान होता है, वहां से हम कार्बन निकाल के ले आए। तो उस सैंपल में क्योंकि वो नेचुरली है, तो उसके अंदर उसके आइसोटोप्स भी होंगे कि नहीं होंगे? जो जहां से वो प्राकृतिक रूप से निकल के आ रहा है, जहां उसका, जैसे हम कोई कुछ बनाएंगे तो कोई एगो बनाएंगे। हम लोग लैब में अगर कुछ बना रहे हैं, कहीं कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका लिमिटेशन होगा। लेकिन जहां पे वो प्राकृतिक रूप से पाया जा रहा है, अपने एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें उसके सारे आइसोटोप्स होंगे। तो हम क्या किए कि जहां से नेचुरली पाया जा रहा था वहां से उसको निकाल कर ले आए, और उस सैंपल में जो लाए हैं निकाल के जहां से, उस सैंपल के अंदर उसके आइसोटोप्स कुछ ना कुछ होंगे। जैसे मान लो हम लोग ले आए कहीं से, मतलब कार्बन निकाल के लाए,
अब कार्बन के दो आइसोटोप्स हो गए, मान लो C612 और C614 दो आइसोटोप्स है, ठीक है। अब हम निकाल के ले आए तो उसको, इसके अंदर कार्बन का मान लो 100 गो पार्टिकल था, समझो कितना पार्टिकल था टोटल, उसके अंदर मान लो 100 गो पार्टिकल था। अब 100 पार्टिकल में हम काउंट किए तो ये हमको 60 गो मिला और ये हमको 40 गो मिला, समझ आएगा। सैंपल ले आए और उस सैंपल में इन आइसोटोप्स का क्या नंबर था वो काउंट कर लिए, तब 100 में 60 गो ही है, मतलब कितना है 60% ही हो गया। 100 में ये 40 गो है, मतलब 40% ही हो गया। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव एबंडेंस। क्या बोलते हैं? एक के रिस्पेक्ट में दूसरा का क्या प्रेजेंस है गिवन सैंपल में, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव एबंडेंस, ठीक है। तो कहता है इस एवरेज एटॉमिक मास को निकालने के लिए हमारे पास पहले एक टर्म हम लोग यूज करने वाले हैं और वो टर्म है हमारा रिलेटिव एबंडेंस। रिलेटिव एबंडेंस कहता है, रिलेटिव एबंडेंस बेसिकली है क्या? तो रिलेटिव एबंडेंस ये परसेंटेज एबंडेंस हुआ किसका, हर एलिमेंट, हर एटम्स का उनके किसमें नेचुरली अकरिंग, किसी भी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट के अंदर उनके आइसोटोप्स का जो परसेंटेज होगा, ठीक है। तो इस बात को हम मेंशन कर देते हैं पहले, द परसेंटेज प्रेजेंस ऑफ, द परसेंटेज प्रेजेंस ऑफ, percentage presence of each isotopes in a given sample of, in a given sample of that naturally occurring element is called, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एबंडेंस। रिलेटिव एबंडेंस नेचुरली अकरिंग, एक बार फिर से रिपीट कर दे, प्राकृतिक रूप से, ये नेचुरली अकरिंग का मतलब हुआ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एलिमेंट में उनके आइसोटोप्स का जो प्रतिशत होगा उसी को हम उसका क्या बोलेंगे, रिलेटिव एबंडेंस बोलेंगे। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? ये बात सबको क्लियर हो गया? इसको बोलेंगे रिलेटिव एबंडेंस। अब इसी का यूज, हर आइसोटोप्स का अपना अलग अलग रिलेटिव एबंडेंस होगा, उसी को यूज करके हम एवरेज एटॉमिक मास निकालने वाले हैं। पहले डिफिनेशन लिख लोगे फिर इसको बताते हैं। रिलेटिव एबंडेंस, तो ये इसको शॉर्ट में हम RA लिख देते हैं, RA रिलेटिव एबंडेंस। अब यहां से हम एवरेज एटॉमिक मास जो निकालते हैं, हमारे एवरेज निकालने का तरीका अलग होगा। पहले लिख लो, फिर पहले इस बात को लिखा दे रहे हैं फिर लिखोगे। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला अब आ गया, समेशन ऑफ, समेशन मतलब ऐड, समेशन ऑफ हर एलिमेंट के आइसोटोप्स के आइसोटोप्स, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, सीधा यहां हम यूज करेंगे एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, मास ऑफ आइसोटोप इनटू उसका रिलेटिव एबंडेंस और बाई समेशन ऑफ रिलेटिव एबंडेंस। एक फार्मूला हम यूज करेंगे एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए, समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप इनटू रिलेटिव एबंडेंस अपॉन समेशन ऑफ रिलेटिव एबंडेंस। इसके कहने का ये समेशन का ही साइन हो गया, मतलब सबका ऐड, सब पढ़ा होगा, सब मैथ में पढ़ता है सब। तो समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप इनटू रिलेटिव एबंडेंस बाय समेशन ऑफ रिलेटिव एबंडेंस, मतलब जितना भी आइसोटोप्स है, इसका मतलब क्या हुआ, सुनो एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी आइसोटोप्स है उसके एटॉमिक मास को उसके रिलेटिव एबंडेंस से गुना कर देना है। समझ आया? जैसे मान लो चार गो आइसोटोप है,
हर आइसोटोप का अपना परसेंटेज है, तो उस आइसोटोप के उसके परसेंटेज से सबको गुना करते जाना है। हर आइसोटोप्स को उसके अपने परसेंटेज से गुना कर देना है, और गुना करने के बाद सबको जोड़ देना है। समेशन का मतलब जोड़ देना है। 3 आइसोटोप्स है, तो तीनों आइसोटोप्स को के एटॉमिक मास को उसके अपने परसेंटेज से गुना करके सबको जोड़ देना है। बाई जितने भी रिलेटिव परसेंटेज है, सारे के परसेंटेज को जोड़ देना है, और उसी को डिवाइड करते हैं तो एवरेज एटॉमिक मास आता है। इसको और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले इसको लिख लो फिर आगे बताओ। इसमें अगर हम बात कर रहे होंगे, गौर करो, जैसे मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर मान लेते हैं, कंसीडर एन एलिमेंट x। मान लिए कि कोई एलिमेंट है जो x है। लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट x। कोई एक एलिमेंट x है जिसका 2 आइसोटोप्स है। एलिमेंट हैविंग 2 आइसोटोप्स, हम मान लिए कि एक एलिमेंट x है जिसका 2 आइसोटोप्स है, XZM1 एंड XZM2, 2 आइसोटोप्स हो गया। ठीक है, एक एलिमेंट है, मान लिए एक एलिमेंट x है, और उसका क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं? ये एक दूसरे के आइसोटोप्स होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि देखो इसका नीचे Z है, Z दोनों में सेम है ना। Z मतलब का एटॉमिक नंबर सेम है। यहाँ कौन है M1, यहाँ कौन है M2, तो ये डिफरेंट है कि नहीं? तो एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो क्या कहेंगे? आइसोटोप्स है। तो यह एलिमेंट हमने माना कि एक एलिमेंट x है और उसके 2 आइसोटोप्स किए और ये है, और इनका एंड इट्स रिलेटिव एबंडेंस is x1% and x2% respectively। x1% and x2% respectively। इसका मतलब यह हुआ कि एक एलिमेंट x माने हम, x एक एलिमेंट था, इसका 2 आइसोटोप हो गया ZM1 और दूसरा हो गया XZM2। इनका रिलेटिव एबंडेंस अगर हम देखेंगे तो इनका रिलेटिव एबंडेंस जो है, इसका रिलेटिव एबंडेंस x1% है और इसका रिलेटिव एबंडेंस क्या है? x2% है। इन मान है एक एलिमेंट x है जिसका 2 आइसोटोप्स है, इसका परसेंटेज इतना है, इसका परसेंटेज इतना है, यही है। अब चलो, तो फॉर्मूला हमारा क्या हुआ? हमको निकालना है अगर एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला है? क्या बोला? एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेगा? तो इसके हर आइसोटोप के एटॉमिक मास को उसके रिलेटिव एबंडेंस से गुना कर देना है। इसका एटॉमिक मास M1 है, इसका रिलेटिव एबंडेंस x1 है, तो क्या करेंगे? M1 इंटू x1, फिर इसके एटॉमिक मास को इसके रिलेटिव एबंडेंस से गुना कर देना है। कर देंगे? अरे बात बर्दाश्त हो रहा है ना? इसके एटॉमिक मास को इसके रिलेटिव एबंडेंस से, इसके एटॉमिक मास को इसके रिलेटिव एबंडेंस से, और है जय वो है सबके एटॉमिक मास को उसके रिलेटिव एबंडेंस से गुना करके और सबको जोड़ देना है। समझ में? यही ना हुआ समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप इनटू रिलेटिव एबंडेंस। ये लाइन समझ में आया? चलो, तो इस लाइन का मतलब अगर हम समझ जाएं तो हमारे पास ये मतलब यहाँ पे आया कि एवरेज एटॉमिक मास जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए हमारा क्या हुआ? तो इसका एटॉमिक मास क्या है? M1, तो इसका रिलेटिव एबंडेंस कितना है? x1 हो गया, प्लस इसका एटॉमिक मास कितना है? M2, रिलेटिव एबंडेंस क्या है? x2। ठीक है, और बाई ये हो गया, और फिर क्या करेंगे?
इनके समेशन ऑफ रिलेटिव एबंडेंस, सही ना है। तो इसका रिलेटिव एबंडेंस x1, इसका, तो सारे के रिलेटिव एबंडेंस को ऐड कर देना है। और रहता तो और जोड़ते चल जाते, नीचे भी जोड़ते चल जाते। यही हो गया एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला। सबको बात समझ में आ गया। तो जो अब तुमसे पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मास है वो कहां से आया, तो हर एलिमेंट का अपना नेचुरल रिसोर्स है, वहां से उस एलिमेंट को निकाल के ले आए, फिर उसके अंदर परसेंटेज निकाल लिए कि हर उस आइसोटोप का उस एलिमेंट में क्या परसेंटेज है, और उस परसेंटेज और उसके एटॉमिक मास को यूज करके एवरेज निकाले, और उस एवरेज को ले जाके पीरियोडिक टेबल में डाल दिए। वो स्टैंडर्ड बेसिस पे वो परसेंटेज निकाल के और वहां पे हमने पुट कर दिया। तो जो एटॉमिक मास जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है वो एक्चुअल में हमारा एवरेज एटॉमिक मास है। यहां तक बात समझ में आया सबको? चलो तो पहले इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते। लिख लिया सब? तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना भी हो जाए, बाई x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट, जितना भी हो, जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके एटॉमिक मास को उसके परसेंटेज से गुना करके जोड़ देना है, और डिवाइडेड बाई सारे आइसोटोप्स के रिलेटिव एबंडेंस का समेशन। क्लियर है बात? चलो, तो हम आशा करते हैं कि ये बात तुमको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलो क्वेश्चन लिखोगे, क्लोरीन exists in two isotopic form Cl1735 and Cl1737. The relative abundance of these two isotopes are 75% and 25% respectively. What is the formula? What is the average atomic mass of chlorine? What is the average atomic mass of chlorine? Atomic mass of chlorine करेगा इसको, बनाएगा इसको। तो ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। क्या था क्वेश्चन? क्लोरीन है, इसके दो आइसोटोप्स हो गए 35 और Cl1737, इसका रिलेटिव एबंडेंस 75% और इसका 25%। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास अगर निकालना है तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला अपने पास क्या आया, तो ये बराबर हो गया किसके, तो ये कौन चीज, इसका रिलेटिव, ये हो गया क्या, एटॉमिक मास इनटू इसका रिलेटिव एबंडेंस, सही ना। m1 इंटू x1 प्लस क्या हो जाएगा m2 इंटू x2, 37 प्लस इंटू 25 अपॉन समेशन ऑफ रिलेटिव एबंडेंस 75 प्लस 25, है ना। ये कैलकुलेट करेगा, इसका वैल्यू ये 3550 और बाई कितना आएगा 100, ये 35.5 आएगा, 35.5 आएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो अब पीरियोडिक टेबल में जाएगा तुम, तो पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन है, यहाँ 17 लिखा हुआ है, मतलब तो क्लोरीन है, लेकिन यहाँ लिखा रहेगा 35.5। समझ रहे हो? अब 35.5 को क्या समझेंगे, तो हम कहेंगे वो एवरेज एटॉमिक मास है। काहे? क्योंकि हर एलिमेंट का अपना एक से ज्यादा आइसोटोप्स होता है, तो किसी एक आइसोटोप्स के एटॉमिक मास को हम यहाँ नहीं रख सकते। तो एक ही ऑप्शन है कि उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके एटॉमिक मास का एवरेज निकाल के और तब हम वहां पे पुट करने वाले हैं। ये बात सबको समझ में आई? क्लियर है?
तो ऐसा करते ही बात समझ में आ गया होगा सबको। चलो नेक्स्ट बात आगे बढ़ते हैं हम। चलो क्वेश्चन और लिखोगे, कार्बन exists in two isotopic form C612 and C614. The average atomic mass of carbon is 12.26. What is the relative abundance? What is the relative abundance of these two isotopes? What is the relative abundance of these two isotopes? Carbon exists in two isotopic form C612 and C614. The average atomic mass of carbon is 12.26. What is the relative abundance of these two isotopes? बनाएंगे इसको जल्दी से। देखो एक बात गौर करोगे, टोटल परसेंटेज कितना है, 100 ही ना होगा। तो अगर एक x% होगा तो दूसरा कितना होगा, 100 माइनस x%। नहीं, टोटल मिला के रिलेटिव एबंडेंस कितना है, तो हम x1 और x2 मान के चलेगा तो गड़बड़ा जाएगा। नहीं, टोटल मिला के 100 है, तो एक को अगर x मान लोगे तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो फिर एक अननोन हो जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। चलो करो जल्दी से। देखो इसमें ये हमारा जो है, इस क्वेश्चन को गौर करो तो इसमें क्या कहा, कार्बन है, कार्बन के दो आइसोटोप्स हो गए C612 और C614, दो आइसोटोप्स हुए। इसका रिलेटिव एबंडेंस अगर देखोगे, इस पे अगर जाओ ये, तो इसका रिलेटिव सॉरी, ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं, एवरेज एटॉमिक मास इसका कितना है, 12.26, और हमसे रिलेटिव एबंडेंस पूछा जा रहा है। तो अगर ये x1% और ये x2% है ना, तो सब मिला के कितना होगा, 100 है। तो अगर मान लो कि अगर ये x है तो डेफिनेटली ये कितना होगा, 100 माइनस x होगा, यही ना होगा। ये बात सबको समझ आ रहा है, क्लियर है कि नहीं सबको। तो टोटल मिला के, क्योंकि परसेंटेज तो 100 ना होता है, एक वो 80% है तो दूसरा कितना होगा, 20%। एक अगर 40% है तो दूसरा कितना होगा, 60%। सब मिलके 100 होगा, तो एक का पता है तो दूसरा 100 माइनस उतना करेंगे, यही ना करेंगे। तो जस्ट अगर तुम यहां से चलो तो अब फॉर्मूला लगा दो, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव एबंडेंस इनटू एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास इनटू इसका रिलेटिव एबंडेंस, और बाई समेशन ऑफ रिलेटिव एबंडेंस, सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 100 ना होगा। क्लियर है बात सबको। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 12, इसको सॉल्व करोगे सब तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, तो सीधा तुम यहां से इसको इधर कर दो तो कितना होगा, 1226 इक्वल टू 12x प्लस 1400 और माइनस 14x आया। तो इसको इधर जोड़, इधर कर दे, इधर से क्या होगा, ट्वाइस x इज इक्वल टू 1400 माइनस कितना होगा, 1226, और ये हमारा यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू 176/2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 87%, x 174 आएगा, 4 घटाएंगे, हाँ 174 आएगा, 174 87% आ गया। तो x माने हो किसको, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, C612 का x1% हमने मान रखा है x, ये हो गया 87%,
और C614 का हमने मान रखा है x2%, और ये कितना है 100 माइनस एक्स, तो 87 में से इसको घटा लो तो कितना आ जाएगा 13%। तो 87% हमारा कौन हो गया कार्बन C612, और C614 जो हमारा होगा वो कितना होगा 13% होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा, क्लियर है बात सबको? चलो देख लो, उतार लो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। ऑक्सीजन exists in three isotopic form: O816, O817 and O818. The average atomic mass of oxygen is 16.12, and the relative abundance of first isotope is 90%, then 90%, then what is the relative abundance of rest two isotopes? What is the relative abundance of rest two isotopes? Oxygen exists in three isotopic form: O816, O817 and O818. The average atomic mass of oxygen is 16.12, and relative abundance of first isotope is 90%. What is the relative abundance of rest two isotopes? चलो ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, इसको अगले क्लास में घर से बना के आओगे, अगले क्लास में इसको डिस्कस करके, और तब मेन मूल कैलकुलेशंस का जो एटम के लिए कैसे मूल कैलकुलेशन करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे।